हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर जो कि आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और आपको आंसर किस तरीके से करना है। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का होगा, जहाँ पे दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए 10 मार्क्स एंड सेक्शन बी 30 मार्क्स। तो सेक्शन ए से हम शुरू करते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, दैट इज चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सही आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -3 10 एंड 6 - 8 इन रेशियो 2:7। तो आपको पता है, सपोज दिस इज x1 y1 x2 y2, और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है? ये डिवाइड करता है m1:m2 के रेशियो में। तो अब आपको क्या पता करना होता है? आपको एक्स वाई पता करना होता है, यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने होते हैं जो पॉइंट इसको इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको आप इजीली यहां से पता कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है उसका? एक्स वाई इज इक्वल टू x2, या आप कह सकते हो m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, या m1 प्लस m2। और साथ में दूसरा y के लिए क्या हो जाएगा? m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आपको सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। m2 कितना है हमारे पास? m2 है हमारे पास 7, तो 7 इंटू x1 है हमारे पास -3, तो 7 इंटू -3 प्लस साथ में क्या है? m1 की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू x2 हमारे पास 6, तो 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 प्लस 7 कॉमा m2 की वैल्यू है 7 इंटू y1 की वैल्यू है 10 प्लस यहाँ पे m1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 7। तो आप यहाँ से इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 7 इंटू 3 दैट इज 21, -21 प्लस 12, तो -21 प्लस 12 ये हो जाता है 9, वो भी -9/9, और ये हो जाता है 70 -16, तो 70 -16 होता है 54/9। तो आपका आंसर मिल गया यहाँ से क्लियरली, दैट इज -1,6। सो करेक्ट आंसर विल बी -1,6। तो क्या ये ऑप्शन है? बिल्कुल है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके पास -1,6। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इन गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेंटर जो है सर्कल का वो O है, एंड एंगल OBA इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल OBA कितना है? 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, और OCA भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 20 डिग्री। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। नाउ एंगल BOC आपको पता करना है। कौन सा एंगल BOC? दिस एंगल इज एंगल BOC। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे बहुत सिंपली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इस एंगल को एक्सटेंड कर देते हैं, एंगल को एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। और अब देखिए कि ए एंगल बी ए मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं हम। तो एंगल बी ए डी जो होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल आप देख सकते हो एंगल बी ए ओ। ट्रायंगल बी ए ओ जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। उसी तरीके से ये भी रेडियस है, तो ये अगर 20 डिग्री का है, ये भी 20 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंगल बी ए सी इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल होता है वो सरकमफेरेंस से बनाए गए एंगल का क्या होता है? डबल होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो सरकमफेरेंस पे सबटेंड किए गए एंगल का डबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if the radius and the height of a right circular cylinder are in ratio 1:1, तो किस रेशियो में है? 1:1, and volume is this। तो सिलेंडर का देखिए, सो आर रेडियस और हाइट दिया हुआ है आपको इक्वल टू 1:1, तो आप यहां से कह सकते हो R इज इक्वल टू H या H इक्वल टू R। दोनों बराबर हो गए।
तो अब क्या पूछा जा रहा है, इसका वॉल्यूम जो है वो 2744 पाई मीटर क्यूब है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया पूछा गया आपको। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2774 पाई। पाई पाई हम दोनों तरफ कैंसिल कर लेते हैं, और दूसरी चीज है एच इक्वल टू आर है, तो यहाँ से हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 2774। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2774। तो इसका आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्यूब रूट जो होता है इसका 14 का क्यूब होता है 2774। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 मीटर। तो r की वैल्यू आ गई 14 मीटर। और अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है इसका सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है आपको 14 इंटू एच, एच भी कितना है 14 है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो। सो योर आंसर विल बी 1232 मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पॉइंट P -2, 3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे हमने क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट किया। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ओरिजिन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया ओरिजिन, और ये आपका हो गया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 इस तरीके से होगा, x इक्वल टू 3 इस तरीके से काम करता रहेगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 2 है इस लाइन पे। तो x इक्वल टू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, दिस इज लाइन x इक्वल टू 2। तो मैंने सीधे लाइन ड्रॉ कर ली। तो पॉइंट P जो है दैट इज -2, 3। तो देखिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, उसी तरीके से इधर 1, इधर 2, इधर 3। तो -2, 3 किधर हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा, दिस इज -2, 3 पॉइंट। ये हो जाएगा आपका -2, 3, ये आपका पॉइंट हो गया। अब क्या बोला गया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ P। तो P का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस कितना हो रहा है, 1 2 3 4। तो 2 से 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 कॉमा, और जो आपका इसका y कोऑर्डिनेट रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि हो जाएगा आंसर आपका 6, 3। सो करेक्ट आंसर विल बी 6, 3। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, sec a इंटू 1 - sin a इंटू sec a प्लस tan a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, हम इसको हम साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस a इंटू 1 - साइन a। और यहाँ पे sec a को मैं क्या लिख लूंगा, 1 बाय कॉस a, प्लस ये हो जाएगा tan a को मैं लिख सकता हूँ साइन a बाई कॉस a। तो साइन और कॉस में ही मैंने कन्वर्ट कर लिया, साइन a बाई कॉस a। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1 बाई कॉस a ये हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये बना 1 माइनस साइन a, और यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, दैट इज कॉस a दोनों का डिनोमिनेटर है। तो 1 प्लस साइन a ये हो गया। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, कॉस स्क्वायर a। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a। तो ये कितना होता है, कॉस स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कर्व बनाते हैं आप, इज आल्सो नोन एज, तो ध्यान रखना उसको हम क्या कहते हैं, ओजीव कहते हैं। ओजीव इज आल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्योंकि यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और उसके हिसाब से हम कर्व ड्रॉ करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। तो देखिए स्लोप 2 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू पता है आपको m इंटू, या आप पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए क्या लिख सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे ये m की वैल्यू जो है ये 2 है, ये x1 हो गया, और ये 2 जो है y1 हो गया। तो ये वैल्यू पुट कीजिए, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू है 2, m है आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू है 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। यहाँ 2 2 आपने कैंसिल कर लिए, तो क्या हो जाएगा
y इज इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 220 सेंटीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो या इसको हम v डैश से डिनोट कर लेते हैं, तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 220। तो क्या बोला जा रहा है आपको, हैविंग सेम रेडियस एंड हाइट, रेडियस और हाइट सेम है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर यहाँ से, दैट इज 220 इंटू 3। 220 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 660 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 660 सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका आपको क्या पता करना है, एवरेज पता करना है। तो इनमें से एवरेज क्या होगा, तो देखिए सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वेरिएट दे रखे हैं, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और आपको क्या पता करना है, एवरेज पता करना है। तो वेरिएट आपके पास 10, तो हम क्या कर लेते हैं, जो समेशन है यानी कि ये इसको मान लेते हैं हम एक्स आई, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज एक्स आई, दिस इज एफ आई, और यहाँ पे हम करते हैं एक्स आई एफ आई। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 80, 10 इंटू 30 दैट इज 300, प्लस ये हो जाएगा 50 इंटू 10 दैट इज 500, 70 इंटू 10 840, प्लस 900। तो अगर यहाँ पे देखें तो समेशन एक्स आई एफ आई इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपके पास, दैट इज 2620। तो एवरेज जो है, मीन जिसको आप कहते हो, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज विल बी इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज समेशन एफ आई। तो जो सम है फ्रीक्वेंसीज का जो सम है, तो 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू, ये आ रहा है 50। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2620 डिवाइडेड बाय 50, सो दैट इज इक्वल टू 52.4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 52.4। इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस, अगर आप एक पेयर ऑफ डाई को टॉस करते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स 10 और मोर, तो 10 या 10 से ज्यादा। तो देखिए अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ सम ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 10 या 10 से ज्यादा सम होना चाहिए। तो देखो 10 सम कब आता है, 5 5, या फिर 5 6, या फिर 6 5, या फिर 6 6। तो सम क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, हाँ 5 5 के साथ ये भी हो सकता है 6 4, या फिर 4 6, ये भी सम 10 में आता है। तो देखिए कितने आउटकम्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इफ 6 अपीयर्स इन द फर्स्ट डाई, तो 6 फर्स्ट डाई में अपीयर होना चाहिए। तो वो कौन कौन से, देखिए एक ये हो गया 1, दूसरा ये हो गया 2, और तीसरा ये हो गया 3, बाकी इनमें से कोई भी नहीं आएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितने आपके, केवल 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/36, यानी कि 1/12 विल बी योर आंसर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे कि सेक्शन बी शुरू हो जाता है, और सेक्शन बी में आपको कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द मिड पॉइंट m ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज -3,2। तो ये ए बी आप लाइन सेगमेंट देख सकते हो, इसका मिड पॉइंट है -3,2 एज शोन इन फिगर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो आप पॉइंट ए देख सकते हो, पॉइंट ए है एक्स एक्सिस पे। तो हम क्या कर सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इसका है a,0। उसी तरीके से पॉइंट बी है, ये y एक्सिस पे है, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, b। तो अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। इट मीन्स a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, -6। और उसी तरीके से 0 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट जो है मिड पॉइंट दैट इज -2। तो यहां से कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू -4। तो यू कैन से कि a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर -6 0 वाइल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर 0 एंड -4। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम 25 आइडेंटिकल कार्ड्स नंबर 1 to 25
one of the card is drawn at random, find the probability that the number on the card drawn is a multiple of 2 and 3, यानी कि 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, और 2 and 3 का मल्टीपल होने के लिए उसको 6 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब ये कौन होते हैं, 6, फिर होता है 12, फिर होता है 18 और फिर होता है 24। तो आपके पास ऐसे 4 ही नंबर हैं जो 2 and 3 दोनों के मल्टीपल होंगे। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑप्शन ए, जो क्वेश्चन नंबर ए होगा, यानी कि टोटल नंबर्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास 1 2 3 4 और टोटल आउटकम्स 25। तो एक आंसर क्या हो जाएगा 4/25। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी पूछा जा रहा है, तो 3 और 5, तो 3 या फिर 5 के, तो 3 के आपको पता है कौन कौन होते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 एंड 24। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो 3 के हो गए, और 5 के कितने हो जाएंगे 5 10 15 20 एंड 25। 5 ये 25, ये 5 किसके हो गए 5 के हो गए। तो इन दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन ये 15 दो बार आ गया तो एक बार इसको काउंट करेंगे केवल। तो कितने नंबर हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12/25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD twice of angle A is equal to thrice of angle C and एंगल D is equal to thrice of एंगल B। तो देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, किसी भी तरीके का बना लीजिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो A B C D एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ये कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ एंगल A is equal to thrice of एंगल C। तो आपको पता करना है, तो आपको ये पता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के A एंड C, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल सी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ एंगल सी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एंगल ए की जगह पे क्या लिख लेंगे 3/2 टाइम्स ऑफ एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें एंगल सी की वैल्यू पता करेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए 3 + 2, तो 3 थ्राइस ऑफ एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहां से कह सकते हो कि 5 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/5, यानी कि 72 डिग्री। और अब आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 72 डिग्री, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 108 डिग्री। तो आपको एंगल ए पता चल गया। उसी तरीके से दूसरा बोला है एंगल डी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। तो एंगल डी इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। तो आपको पता है एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, रीजन यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैव सम 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी, तो एंगल डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और ए की हो गया 4, 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप कह सकते हो एंगल बी इक्वल टू 180/4, यानी कि 45 डिग्री। और फिर एंगल डी भी मिल जाएगा हमको यहाँ से, एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी, यानी कि 180 माइनस 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो यहाँ से आपको सारे एंगल मिल गए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो एक ऑब्जर्वर है जो कि 25 मीटर दूर है एक चिमनी से। तो 28.5 मीटर दूर है एक चिमनी से। तो चलिए एक चिमनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक चिमनी है, और ये कितनी दूर है इससे 28.5 मीटर। अब ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। तो उसकी आइज से जो टॉप ऑफ द चिमनी है वो कितना है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हाइट क्या हो जाएगी चिमनी की, अच्छा ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो 1.5 मीटर बताई गई है। तो यानी कि जो आइज है, आइज उसके 1.5 मीटर ऊपर होंगे, इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो होगा 1.5 मीटर हो जाएगा। तो अब आपको क्या बोला गया है कि इसकी आइज से ये एंगल है एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। तो हम क्या, ये हो गया ए,
ये हो गया बी, ओके। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए बी, तो ए बी जो चिमनी की हाइट है यहाँ पे हम सी मान लेते हैं और यहाँ पे हम डी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए सी डी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू ए सी बाय सी डी, करेक्ट, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो 1 इक्वल टू हो गया आपके पास ए सी बाई सी डी, और यहाँ से आपको ए सी मिल गया। तो 1 इज इक्वल टू ए सी कितना है, सी डी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, दैट इज 28.5 मीटर। तो ए सी बाई 28.5 मीटर, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ए सी इज इक्वल टू 28.5 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो ये कितना है, ए सी आपको पता है 28.5 मीटर है, और बी सी जो है, बी सी ये रहा, बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ये 1.5 मीटर के। 28.5 प्लस 1.5 दैट विल बी इक्वल टू 30 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर विल बी इक्वल टू 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इन गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड पी डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए बी आपको दिया हुआ है, ए बी आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। पी बी भी आपको दिया हुआ है, पी बी कितना दिया हुआ है आपको, पी बी आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिए 12 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पी बी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो आपको पी डी भी दिया हुआ है, पी डी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता करना है फाइंड द लेंथ सी डी। तो ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है कि जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि पी बी इंटू पी ए, आपको पता है कि जब कॉर्ड को आप एक्सटेंड करते हो तो उसके जो सेगमेंट का प्रोडक्ट होता है, यानी कि पी बी पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी दैट विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो पी सी कौन सा होगा, ये वाला, करेक्ट। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी इंटू पी डी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो पी ए कितना है आपके पास, पी ए है आपके पास 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, यानी कि वो हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो पी ए हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू पी बी तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, इक्वल टू पी सी आपको पता करना है, तो पी सी नहीं पता है हमको, इंटू पी डी दिया हुआ आपको 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पी सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 8 बाई 10, तो दैट विल बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। पीसी मिल गया, तो सी डी विल बी इक्वल टू, सी डी किसके बराबर हो जाएगा, पीसी माइनस पी डी के बराबर, यानी कि पीसी कितना हो गया 16 माइनस पी डी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद स्लैंट हाइट 10 मीटर इज 144 पाई मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स रेडियस। तो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था, टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो दैट इज इक्वल टू, वो कितना दिया हुआ है 144 पाई। तो हम एक काम करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे आर प्लस एच इज इक्वल टू 144 पाई। तो पाई पाई आप दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हो, और अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है आर स्क्वायर प्लस एच। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है आपको, यहाँ पे एच नहीं होता है, यहाँ पे एल होता है, स्लैंट हाइट, हाँ ध्यान रखिए। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट होती है एल, तो आर प्लस एल हमारे पास है। तो ये कितना हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस एल। तो आर प्लस एल की वैल्यू भी आपको दी हुई है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 मीटर, तो इज इक्वल टू 144। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, 144 प्रोडक्ट आना चाहिए, तो ये होता है 18 इंटू 8, तो आर स्क्वायर प्लस 18r माइनस 8r माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो आर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आर प्लस 18 आ जाएगा, प्लस माइनस 8 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आर प्लस 18 यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या मिल रहा है हमको, आर प्लस 18 इंटू आर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आर 18 तो हो नहीं सकता है क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको मिल गया यहाँ से, तो आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, एंड सेकंड पार्ट कहता है फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब उसके लिए एच कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एच कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो एच आपको पता है, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्लैंट हाइट आपको दी हुई है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 64, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, और ये होता है 6 सेंटीमीटर। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू पाई। तो हम पाई को एज इट इज रहने देते हैं, इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, 8 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है हमारे पास, स्लैंट हाइट है 6, तो ये आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, 2, तो दैट इज इक्वल टू 128 पाई मीटर स्क्वायर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू 1। तो देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, सेक ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेक ए माइनस कॉस ए इंटू मल्टीप्लाई किया गया इसको 10a प्लस कॉट ए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सबको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1/sin a माइनस यहाँ पे आ रहा है हमारे पास साइन ए। उसी तरीके से दूसरा जो है हमारे पास इंटू साइन ए आपके पास आ रहा है। दूसरा है सेक ए, सेक को क्या क्या लिख लेंगे हम, 1/cos ए लिख लेंगे माइनस कॉस ए। और तीसरा 10a को लिख लेंगे हम साइन ए बाई कॉस ए, तो इट विल बिकम साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए जो है इसको हम लिख लेंगे कॉस ए बाय साइन ए। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है अब। और अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा साइन ए, और ऊपर आप लिखोगे, ऊपर लिखोगे आप 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, और ऊपर आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा कॉस ए साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू, दूसरे में क्या बच रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। और थर्ड में क्या बच रहा है हमारे पास, थर्ड में बच रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कि होता है 1, तो 1 बाय कॉस ए साइन ए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर ए कॉस ए कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए यानी कि साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1। सो हेंस प्रूव दैट इज इक्वल टू आपका RHS के ये बराबर था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन टू अ लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ एन ओजीव, ऑल्सो फाइंड द मीडियन फॉर द डेटा फ्रॉम द ग्राफ। तो ओजीव आपको एक बनाना है इसके लिए, तो क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 100 to 120, फिर 120 to 140। तो चलिए कोशिश करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा लेकिन आप फेयर में थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए एक ओजीव बनाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 आपको क्लास इंटरवल दिए हैं। तो यहाँ से हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक है 100, फिर 100 से 120, फिर 140, 160, देन 180 एंड 200। तो यहाँ पे हम एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी को आप इधर प्लॉट कीजिए, फ्रीक्वेंसी को इधर प्लॉट कीजिए। लेकिन आपको पता ही है कि जब ओजीव आप प्लॉट करते हो तो ओजीव में फ्रीक्वेंसी, जब आप ओजीव में प्लॉट करते हो तो ध्यान रखिए इस चीज का, थोड़ा सा लाइन प्रॉपर नहीं बन पा रही है। तो ओजीव आप जब प्लॉट करते हो तो फ्रीक्वेंसी जो आती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, तो यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाएगी 12, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, 12 प्लस 14 होता है आपका 26, 26 प्लस 8 इज इक्वल टू 34, 34 प्लस 6 होता है 40, और 40 प्लस 10 होता है 50। तो यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, यहाँ पे लिखोगे आप 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो ये आपका ओजीव बन जाएगा। देखिए अब क्या बोला गया 100 to 120,
तो 100 to 120, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए आपको क्लास इंटरवल का ये आप क्लास मार्क लेना पड़ेगा, क्लास मार्क लेना पड़ेगा। तो 100 to 120 का क्लास मार्क क्या होता है? 150, 110, 15 नहीं, इसका हो जाएगा 130, इसका हो जाएगा 150, इसका हो जाएगा 170 एंड 190। तो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो 110 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। उस समय फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12, तो काउंट कर लीजिए 12 यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका 12। उसी तरीके से दूसरा 100 दूसरा हमारे पास 130 पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26। तो 26 देखिए कहाँ पे आ जाएगा? 26 यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो आप इसको प्रॉपरली बना लीजिएगा। 26 यहाँ पे कहीं आ रहा है 26। देन 150 पे है 34, तो 150 पे आप बनाइए 34, तो 34 आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो ये 34 हो गया। देन 170 पे है आपका 40, तो 170 की लाइन ये रही, 170 की लाइन पे बनाइए आप कितना? 40, तो 40 तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, 40 ये रहा। और 190 पे हो जाएगा आपका 50, तो 50 आपको ये देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ये लाइन बन जाएगी। तो ये आपका हो गया ओजी। तो अब आप ओजी बना लीजिए। इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है? हमको ज्वाइन करना है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। और अब आपसे क्या बोला जा रहा है? ऑल्सो फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो मीडियन क्या हो जाएगा? देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है, करेक्ट। तो 50 दिया हुआ है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? दैट इज n/2, यानी कि 50/2 एंड 50/2 प्लस 1th टर्म, करेक्ट। क्योंकि n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म होती है, यानी कि 25th एंड 26th टर्म का एवरेज। तो 25 और 26 देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 25 और 26 यहाँ पे बिल्कुल बीच में कहीं पे आएगा। और अब इसको आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे, तो ये इसको ज्वाइन कीजिए यहाँ पे, और अब इसको नीचे आप इसके साथ ज्वाइन कीजिए इस लाइन के साथ। तो ध्यान रखिए 25 और 26 यहाँ पे आ रहा था, आपने इसको ज्वाइन किया और अब आपने इसको ज्वाइन यहाँ से कर दिया। तो ये लगभग कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली आप ठीक से देख लेना, लगभग ये 135 के आसपास आ रहा है। तो आप इसको ज्वाइन कर लोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो ये आपका जो पॉइंट आएगा जहाँ पे ज्वाइन करेगा मीडियन हो जाएगा। तो आपका मीडियन जो होगा, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आए, मीडियन इज इक्वल टू लगभग 135 के आसपास आपका आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, find the equation of the straight line dropped perpendicularly from a point 1, 5 on the line joining -2, 3 and 1, -3। तो यहाँ पे क्या किया? यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाई आपने जो कि 1, 5 से होते हुए जाती है, यानी कि आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 एंड y1, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इस लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, यानी कि इस लाइन की मुझे इक्वेशन पता करनी है और इसके परपेंडिकुलर है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो इसकी इक्वेशन पता करने के लिए मुझे इसका स्लोप पता करना पड़ेगा। तो स्लोप पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता करना पड़ेगा जिसके ये परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर देख लेते हैं, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्लोप कितना है जाएगा? दैट इज y2 माइनस y1, यानी कि माइनस, ध्यान रखिए -3 माइनस y1, यानी कि 3y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस -2, यानी कि -6 प्लस -6/3, यानी कि स्लोप कितना आ रहा है? -2। तो स्लोप कितना आ रहा है आपका? -2। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर को हम m डैश मान लेते हैं। तो आपको पता है स्लोप ऑफ लाइन m इंटू स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर m डैश शुड बी इक्वल टू -1। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? m इक्वल टू -1 बाय m डैश, तो दैट विल बी इक्वल टू -1 बाय m डैश कितना है? -2, यानी कि स्लोप कितना आ रहा है? 1/2। और अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब हम क्या करेंगे यहाँ से? y माइनस y1 की जो वैल्यू दी है आपको, y1 की वैल्यू कितनी थी? y1 की वैल्यू थी 5। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? m कितना है? 1/2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है 1। तो यहाँ से आप लाइन की इक्वेशन लिख लोगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2y माइनस 10 इज इक्वल टू x -1। तो सबको एक तरफ लेके आ जाइए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम एंड यूज इट टू फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम हो जाएगा, ये मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है, तो ये आप ड्रॉ कर लेना आराम से। और अब हमको क्या पता करना है, मोड। तो मोड कैसे पता करेंगे, देखिए तो ये थोड़ा गलत बन गया। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, जो मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास कौन सी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। आप देख सकते हो इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 12, और बाकी जो इसके लोअर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम कैसे ज्वाइन करते हैं, इस लाइन को हम, आप देख सकते हो इस लाइन को हम इस तरीके से ज्वाइन करते हैं यहाँ, और इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ। और यहाँ पे जहाँ पे कट करता है, आप देख सकते हो जहाँ पे इसको कट कर रहा है, थोड़ा सा नीचे बन गया, जहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कहीं कट कर रहा है, जहाँ पे इसको कट करता है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर मोड। तो मोड आपका यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपका मॉड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका मॉड आ रहा है लगभग 45। आप देख लेना मॉड 44 45 के आसपास आ रहा है, तो लगभग 45 के आसपास आपका मॉड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि मॉड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे हिस्टोग्राम से। तो हिस्टोग्राम से आप मॉड कैलकुलेट कर सकते हो, और जो ओजीव होता है ओजीव से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिख रहा है क्लियरली, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर जो है सर्कल का वो O है, और टेंजेंट A एंड B मीट एट C, टेंजेंट A और B C पे मिलते हैं। फाइंड द एंगल BCO। तो कौन सा एंगल पता करना है आपको, BCO। तो एंगल BCO आपको पता करना है। साथ में आपको क्या पता करना है, एंगल AOB, एंगल AOB पता करना है। तो हम एक काम करते हैं, एंगल BCO पता करने के लिए आप कह सकते हो इन दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन कौन से, एक ट्रायंगल ACO, तो इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको पता है कि AC इज इक्वल टू BC। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पे जरूर आप मेंशन कर लीजिएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके अलावा आपके पास क्या है, OC इज इक्वल टू OC, ये कॉमन साइड हो गई, करेक्ट। और तीसरी चीज आपको पता है कि एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OBC। क्यों 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों होंगे, बिकॉज ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCO। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, क्योंकि ये देखिए दोनों साइड बराबर थी, ये दोनों साइड बराबर थी, क्योंकि OC यहाँ पे मैंने कॉमन साइड लिख दिया, OC इज इक्वल टू OC, हाँ ये कॉमन साइड। और आप एक चीज और लिख सकते हो कि OA इज इक्वल टू, यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB लिख सकते हो, क्यों, वो रेडियस है। तो यहाँ पे आप चाहो तो OC इक्वल टू OC कॉमन साइड, और OA इक्वल टू OA OB ये रेडियस है। तो यहाँ पे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ले सकते हो, या फिर आप साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ले सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब हमको क्या पता करना है, एंगल BCO। तो एंगल ACO विल बी इक्वल टू एंगल BCO, और वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसा क्यों, ये CPCT की वजह से हो जाएगा। तो एंगल ACO और BCO दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एंगल BCO भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री। अब दूसरा एंगल पूछा गया है एंगल AOB। तो एंगल AOB आपको पता है प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हो बिकॉज AOB, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ACB प्लस चारों एंगल का सम प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप ऐसा भी, या 360 डिग्री, क्योंकि चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता करना है, एंगल AOB। तो यहाँ पे देखिए एंगल AOB प्लस दूसरा आपको क्या पता करना है, ACB। देखो ACB आपको पता है कितना है 60 डिग्री, प्लस OAC 90 डिग्री है, प्लस OBC भी 90 डिग्री है, तो इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए, तो एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 180 प्लस 60 यानी कि 240। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप कैलकुलेट करके लिख लीजिए। तो एंगल AOB जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। और थर्ड आपको पूछा गया है
फाइंड एंगल APB। तो एंगल APB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। तो आपको पता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AOB। अभी निकाला हमने 120, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3,3 इज रिफ्लेक्टेड अबाउट y एक्सिस टू गेट द इमेज Q। प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे आप पॉइंट को प्लॉट कीजिए, तो उसके लिए हमको एक ग्राफ पेपर चाहिए। तो हम -3,3, तो एक काम करते हैं, उसके लिए हम पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं ठीक से। तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ। तो ये ठीक से आप इसको आराम से बना लीजिएगा, यहाँ पे ठीक से नहीं बन पाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया, इस तरीके से कुछ बन जाएगा। और अब आपको क्या करना है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, और यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, और इधर 1 2 3। करेक्ट। और अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। किसको, पॉइंट P को, -3,3। तो -3,3 कौन हो जाएगा, ये पॉइंट आपका P हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 3। करेक्ट। आपको बोला गया प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, तो ये पॉइंट तो बन गए। करेक्ट। अब इसको रिफ्लेक्ट किया गया अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस ये रही, इसके अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि रिफ्लेक्ट किधर को होगा, इधर को। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, यहाँ बिल्कुल सामने इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दिस विल बी 3,3। तो यहाँ पे Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 3,3। पॉइंट Q इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y इक्वल टू 1। अच्छा, अब y इक्वल टू 1 कहाँ पे है, ये देखिए y इक्वल टू 1 ये है। तो लाइन y इक्वल टू 1 कौन सी होगी, ये लाइन y इक्वल टू 1 ये हो जाएगी। दिस इज द लाइन y इक्वल टू 1। इस लाइन के अबाउट इसके रिफ्लेक्ट किया गया, तो देखिए 1 2, इधर भी 1 2, तो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, इस लाइन पे रिफ्लेक्ट किया, तो ध्यान रखिए डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3, -1। तो दिस इज पॉइंट R। तो R के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 -1। तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो ये हमने सारे कोऑर्डिनेट्स इजीली लिख लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and made into small cylinder of radius 0.5 and height 2/3 centimeter. Find the number of cylinders formed. तो एक सॉलिड कोन था। करेक्ट। तो ध्यान रखिए, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ सिलिंडर्स फॉर्म्ड वो मान लेते हैं इक्वल टू कितना है, इक्वल टू n, वो n मान लेते हैं। तो सॉलिड कोन का रेडियस है r, तो इसको हम r से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल R से। तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हाइट जो है उसको कैपिटल S से डिनोट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब स्मॉल सिलेंडर्स जो है उनका रेडियस है जो उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है उसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं 2/3 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब हमको क्या बोला गया है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स पता करो कि कितने फॉर्म कर सकते हो। तो दैट विल बी इक्वल टू, ये आपको ऑलरेडी पता है, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। तो नंबर कैसे निकालेंगे, कोन के वॉल्यूम से सिलेंडर के वॉल्यूम को, कोन के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h कैपिटल में है, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा पाई r स्क्वायर स्मॉल h। तो दैट विल बी इक्वल टू, पाई से आप पाई सीधा कैंसिल कर सकते हो, वैल्यूज पुट करते हैं हम, 1/3 इंटू r यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 8 अपॉन, ये कितना हो जाएगा r। तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर h यानी कि 0.5 का स्क्वायर इंटू h कितना है हमारे पास 2/3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, इसको 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3। तो देखिए डिनोमिनेटर को आप कैंसिल कर लीजिए आपस में, यहाँ पे 2/4 जो है 1/2 हो जाएगा, और 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 25 इंटू 8 इंटू 2, 25 इंटू 8 इंटू 2, तो दैट इक्वल टू 400। तो आप कितने बना सकते हो, ऐसे आप 400 स्क्वायर्स बना सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपको
इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो योर आंसर विल बी 400 स्फीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan a प्लस sec a इंटू 1 प्लस cot a माइनस cosec a। तो ये जो वैल्यू है ये आपको पता करनी है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम पूरे को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan a को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a बाय कॉस a, और sec a को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस a इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए। तो 1 प्लस कॉट ए क्या हो जाता है, दैट इज 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए बाय साइन ए, और कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या हो जाएगा -1 बाय ये हो जाएगा साइन ए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, यानी कि ऊपर आ जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास कॉस ए, और इधर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए -1, करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन ए। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस ए प्लस साइन को अगर आप ए ले लेते हो तो, और 1 को बी ले लेते हो, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला आ रहा है। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो कि कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, कॉस ए इंटू साइन ए, डिनोमिनेटर में कॉस ए साइन ए आ गया। तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए, माइनस क्या करेंगे यहाँ से, माइनस है हमारे पास 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कॉस ए साइन ए। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 डिवाइडेड बाय कॉस ए साइन ए। और अब 1 -1 तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 साइन ए कॉस ए बाई कॉस ए साइन ए, ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x - 7y इक्वल टू -3 इक्वल टू 0 एंड 2x - 3y + 1 इक्वल टू 0 दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस। यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इसके सेम है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन जो होगी लाइन की, उसके लिए हमको ये पॉइंट पता करना होता है जिस पॉइंट से पास होगा। तो आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि 4x - 7y -3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो थी लाइन की दैट इज 2x - 3y + 1 इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 बन जाएगी, इंटू 2 अगर हम कर लें इसको, तो इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4x -6y + 2 इज इक्वल टू 0। और इससे हम किसको माइनस कर सकते हैं, इससे माइनस कर सकते हैं, ये बन जाएगी इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। तो माइनस कर लेते हैं किसको, 4x - 7y -3 इक्वल टू 0 को। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 4x, और अब ये प्लस हो जाएगा, तो 7y, ये y हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो y + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से हमको मिल रहा है कि y इज इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू -5 आ गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा हूँ y की वैल्यू, तो कितने हो जाएगी, 2x - 3 इंटू y, y कितना है, -5 + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x प्लस ये हो जाएगा 15 + 1, तो 2x + 16 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -16/2, यानी कि -8। तो x क्या आ गया, -8, और y क्या आ गया, -5। अब ये कह रहा है इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं। तो आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a इक्वल टू b हो रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1, और यू कैन से x + y इज इक्वल टू a। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी,
यहाँ पे x और y की एक वैल्यू मुझे पता है, कौन सी, -5 y की वैल्यू है और x की वैल्यू है -8, तो मैं लिख सकता हूँ -8 -5 इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -13। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की, x प्लस वाई इज इक्वल टू -13, और यू कैन से x प्लस वाई प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इसकी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ एन ओजीव फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस फाइंड इट्स मीडियन। तो ओजीव एक पता करना है आप लोगों को, और एक इसका क्या पता करना है, मीडियन भी पता करना है। तो आपको पता है उसके लिए मीडियन क्लास आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे आप, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस 12 यानी कि 30, फिर 30 प्लस 18 यानी कि 48, 48 प्लस 6 यानी कि हो जाएगा 54, और 54 प्लस 21 ये हो जाएगा 75, और 75 प्लस 15 90। तो मिडिल टर्म क्या आ जाएगी आपकी, जो मिडिल टर्म आएगी आपकी, मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, दैट इज 90 का हाफ, यानी कि 90/2 एंड 90/2 प्लस 1 टर्म, यानी कि कौन सी टर्म हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 45th एंड 46th टर्म के बीच में आपको देखना है। तो दैट इज 45/2 कर लेते हैं हम जनरली, तो ये कितना हो जाएगा 45.5 पे आपको देखना है क्लास इंटरवल में। तो क्या आ जाएगा आपका मीट सॉरी फ्रीक्वेंसी में, तो उस पे जहां पे फ्रीक्वेंसी 45.5 आएगी वहां पे हम देखेंगे। तो चलिए हम पहले एक ओजी बनाते हैं। तो ओजी मैंने बना के रखा है, तो ये देखिए आपका ओजी हो गया। ये देखिए ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इधर देख सकते हो, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे हमने बनाया था 30 पे, देन ये आपका कुछ इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी। और मैंने आपको अभी बताया था कि 45.5 पे आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले पे इसको ग्राफ पे टच करना है, इस कर्व पे टच करोगे और ये नीचे की तरफ जहां पे आएगा, तो ये लगभग जो आपका मीडियन आ रहा है, मीडियन इज इक्वल टू ये लगभग 58 के आसपास आ रहा है। तो मीडियन क्या हो जाएगा आपका, लगभग 58 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है इसका, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out randomly from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. तो आपको ये बताना है, इस बात की probability बतानी है कि जो हमने पेन बाहर निकाला है वो एक अच्छा पेन है। तो देखिए, तो probability of good pen, probability of good pen क्या हो जाएगा, that is equal to number of good pens, that will be equal to number of good pens divided by total number of pens। तो total number of pens, तो कितने हैं गुड पेन्स, तो गुड पेन्स है आपके पास 132, नंबर ऑफ गुड पेन्स इज 132, और टोटल कितने हो गए, दैट इज 132 प्लस 12 यानी कि 144। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 132/144। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो ये लगभग ये डिवाइड हो रहा है 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/12। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो किस रेशियो में पॉइंट P जो है वो डिवाइड करेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, लेट मान लेते हैं P डिवाइड्स AB इन रेशियो, किस रेशियो में मान लेते हैं, इन रेशियो K:1। तो अब हम क्या करेंगे, तो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, यानी कि P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, केवल एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम 3/4, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है mx2 माइनस ny1। तो यहाँ पे m क्या है, ये है, या m1 ये है, m2 ये है। उसी तरीके से यहाँ पे x1 ये है और ये x2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, दैट इज m1 x2, या आप कह सकते हो m2 x1, यानी कि 1 इंटू x1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस m1y2 यानी कि k इंटू m1 x2, x2 कितना है 2, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है हमारे पास, डिवाइडेड बाय
m प्लस n यानी कि k प्लस 1। तो ये कितना हो रहा है, देखिए 3/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2k। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4k डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा k प्लस 1। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो देखिए 3 इंटू 2 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 16k। अब एक काम करते हैं, सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6k माइनस 16k यानी कि 10k इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि ये हो जाएगा 2। तो k इज इक्वल टू 2/10 यानी कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:5 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, हेंस इट डिवाइड्स, हेंस p डिवाइड्स ab इन रेशियो, किस रेशियो में, 1:5। तो 1:5 के रेशियो में ये डिवाइड करता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ एंड द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक केप्ट एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर टैंक। तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो चलिए हम पहले एक क्या बनाते हैं, टावर बनाते हैं, करेक्ट, या जो भी आपके पास बिल्डिंग है, ये आपकी टावर हो गई। हाइट कितनी है इस टावर की, 20 मीटर है। तो ये ए बी मान लेते हैं इस टावर को। अब इस टावर के ऊपर आपने टैंक रखा हुआ है, उस टैंक की हाइट, तो टैंक मान लेते हैं ये रहा, उस टैंक की हाइट है BC, करेक्ट। अब हमको BC पता करना है, ए बी हमको पता है। अब हम क्या करते हैं, जब एक पॉइंट से देखते हैं इस टावर को और उसके ऊपर रखे हुए टैंक को, तो जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता है वो तो 45 डिग्री आता है, लेकिन जब आप ऊपर टैंक और ऊपर रखे हुए टैंक को देखते हो तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है वो 60 डिग्री आता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं। तो हम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल यूज करते हैं हम ABD। तो ट्रायंगल ABD में आप देख सकते हो कि tan 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो है, ये एंगल डी है वो 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड यानी कि AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी कि AD। दैट विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 20/AD। और आप कह सकते हो कि AD इज इक्वल टू 20 मीटर। तो AD इक्वल टू 20 मीटर आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। तो ACD ट्रायंगल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री हमको लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AD। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3 इक्वल टू AC। देखिए AC कितना दिया हुआ है आपको, वही तो पता करना है, डिवाइडेड बाय AD। AD आपको पता है 20 मीटर, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू 20 √3। तो अब यहाँ से आपको क्या पता करना है, अब आपको पता करना है BC। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू AC माइनस AB। और ये इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, यानी कि आप 20 कॉमन ले सकते हो, √3 माइनस 1। तो वैसे तो √3 की वैल्यू दी गई होती है, नहीं भी दी गई होगी तो 1.732 माइनस 1। तो ये लगभग आता है 0.732 इंटू 2। तो जो x की वैल्यू, जो वैल्यू आएगी इसकी, दैट इज 14.64 मीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14.7, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो P और Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, करेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लास इंटरवल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो XI होता है, यानी कि जिसको आप क्या कहते हो, मिड वैल्यू कहते हो, तो क्लास मार्क कहते हो। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 6, तो उसके लिए क्लास मार्क कितना हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा उसके लिए 3। पहले में 6 to 12 के लिए हो जाएगा 6 to 12, फिर है 12 to 18, देन आपके पास है 18 to 24, देन है आपके पास 24 to 30, उसके बाद है 30 to 36, और लास्ट है आपके पास 36 to 42। तो इसके लिए XI की जो वैल्यू होगी 3, इसके लिए हो जाएगी 9, 15, 21, इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए 27, इन दोनों का एवरेज होता है 33 एंड 39। ये XI की वैल्यू आ गई। अब आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी,
फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, ये दी हुई है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है p, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, इसकी फ्रीक्वेंसी है q, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1। अच्छा, अब आपको क्या दिया हुआ है इसके अलावा आपको पता करना है दैट इज एक्स आई एफ आई। और एक और चीज आपको दी हुई है, एक और चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है कि जो टोटल है, ध्यान रखिए, जो टोटल, एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं दैट इज इक्वल टू 40, ये 40 है, यानी कि जो समेशन आ रहा है, समेशन एफ आई इज इक्वल टू क्या है 40। तो यहाँ से एक्स आई एफ आई पता कर लेते हैं, दैट इज 10 इंटू 3 दैट इज 30, ये हो जाएगा 9p, ये हो जाएगा 60, 21 इंटू 7 147, देन 27 इंटू क्यू 27q, 33 इंटू 4, तो 33 इंटू 4 हो जाएगा आपका 132 और ये हो जाएगा 39। तो अब हम यहाँ पे पता कर लेते हैं समेशन एक्स आई एफ आई, यहाँ पे हो जाएगा समेशन एक्स आई एफ आई दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है देखिए, ऐड कर लीजिए इन सबको, 30 प्लस 60 प्लस 147 प्लस 132 प्लस 39, तो ये आ रहा है 408 प्लस 9p प्लस 27q। तो ये आपका आ गया। और अब दूसरा समेशन एफ आई को भी ऐड कर लो, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 26 प्लस पी प्लस क्यू, तो ये आ रहा है 26 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, ये दे रखा है 40। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, क्या क्या इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई, एक तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 40, और दूसरा मीन से बन जाएगी, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि p प्लस क्यू इक्वल टू 40, मीन कितना दे रखा 14.7, तो 14.7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई एफ आई, यानी कि 408 प्लस 9p प्लस 27q डिवाइडेड बाई 40, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 40 को अगर आप 14.7 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है लगभग 588 इज इक्वल टू 408 प्लस 9p प्लस 27q। तो 408 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9p प्लस 27q इज इक्वल टू 588 में से 408 को हम माइनस कर लेंगे तो ये आ रहा है 180। तो आप यहाँ से 9 कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे उधर, तो हो जाएगा 9 इंटू पी प्लस 3q इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखिए p प्लस 3q, ये p प्लस q जो होगा ये 40 नहीं आएगा, ध्यान रखिए, तो 40 माइनस 26 यानी कि 14 आएगा, मैंने गलती से 40 लिख दिया वहाँ पे। तो p प्लस 3q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 20, वो कितना आ रहा है 20 आ गया। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। और अब क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लीजिए, यानी कि इसमें से किसको माइनस कर लीजिए, इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 क्या थी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 14, तो माइनस कर लोगे अगर आप तो p कैंसिल हो जाएगा, और 3q प्लस 3q माइनस क्यू दैट इज 2q इज इक्वल टू 6। तो 2q इक्वल टू 6 आ गया, तो q इक्वल टू आ गया आपके पास q इक्वल टू 3, और p इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इक्वल टू 14 माइनस 3, तो p की जो वैल्यू आ गई दैट इज 11। तो p और q की वैल्यू आपको पता करनी थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।